गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने मुग़ल साम्राज्य, उसके महत्वपूर्ण शासकों, उनके महत्वपूर्ण पुस्तकों, उनके महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांतों के बारे में जाना और उनकी राजधानियों के बारे में। आज हम मुग़ल दरबार के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में जानेंगे? मुग़ल दरबार के। जो मुग़लों की जो राजनीतिक सत्ता थी, जो राजसत्ता थी, उसका जो केंद्र बिंदु था वो कौन था? दरबार। यहीं से राजाओं की हैसियत का, उनकी शक्ति का, उनकी सत्ता का क्या होता था? प्रदर्शन होता था। और वहीं पर राजा का क्या लगता था? सिंहासन लगता था, जिसके ऊपर बैठ करके उसे तख्त भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तख्त भी बोला जाता था, जिसके ऊपर बैठ करके राजा अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। और उस तख्त के ऊपर एक छतरी लगी होती थी। जो शासक का जो तेज है, जो राजा का तेज है, उसको सूर्य के तेज से अलग करती थी। जिस प्रकार पूरी पृथ्वी को सूर्य का तेज क्या करता है? प्रकाशित करता है, उसको जीवन देता है। उसी प्रकार इस छतरी के नीचे राजा का जो तेज होता था वो किसको जीवन देता है? अपनी सत्ता के अधीन आने वाले नागरिकों को, अपनी जनता को। इसलिए इस छतरी को राजत्व के रूप में देखा जाता था, उसके स्तंभ के रूप में देखा जाता था। और ये राज सिंहासन जो है वो किसके ऊपर टिका हुआ था? धरती के ऊपर। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्या था? स्तंभ था। और कई बार हमने ये पढ़ा भी है कि जब बहुत महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जाते थे, राजाओं के सिंहासन क्या हो जाते थे? डोल जाते थे। उसके कहने का भाव ये था कि राजा को जो है अपनी सत्ता को क्या करना पड़ता था? छोड़ना पड़ता था। जो सिंहासन और तख्त होता था वो इतना महत्वपूर्ण होता था। और ये केंद्र बिंदु इसलिए था क्योंकि वो तख्त कहाँ पर लगाया जाता था? दरबार में लगाया जाता था। और उसी दरबार के अंदर सभी अभिजात वर्ग के लोग, सभी अभिजात वर्ग के लोग, अभिजात कौन था? जो शाही सेवा में लगे होते थे, जिनको सरकारी सेवा दी गई होती थी राजा की तरफ से। और इन जो इतिवर्त के अंदर मुगलों का जो अभिजात वर्ग होता था, इसको सम्भ्रात वर्ग भी कहते हैं। कई नाम है इसके, सम्भ्रात वर्ग, कुलीन वर्ग, अमीर वर्ग। तो ये सारे के सारे जो होते थे, इन वर्गों के बीच में जो हैसियत होती थी वो कहाँ पर निर्धारित होती थी? इनकी दरबार में। वो कैसे होती थी? जो व्यक्ति राजा के दरबार में राजा के जितना पास बैठेगा, उस अभिजात का पद उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। उसे राजा के दरबार में उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। तो किसी भी दरबारी का दरबार के अंदर जो स्थान होता था वो किससे निर्धारित होता था? दरबार में बैठने की उसकी स्थिति थी। और कोई भी जो दरबारी होता था वो शासक के द्वारा जो दिया गया स्थान है, वो बादशाह की नज़र में भी उसकी महत्ता को क्या करता था? प्रकट करता था। जो जितना ज़्यादा राजा के करीब बैठता था तो राजा की निगाह में उस व्यक्ति का क्या था? महत्व साम्राज्य के लिए बहुत ज़्यादा था। और एक नियम और था, जब राजा सिंहासन पर बैठ जाता था तो दरबार का एक नियम और था, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति क्या नहीं जा सकता? बाहर नहीं जा सकता। और राजा के बैठने के बाद सभी दरबारी अपने अपने उचित स्थान पर क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। और बिना राजा की अनुमति के कोई भी वहां पर एक शब्द भी नहीं बोल सकता। और शिष्टाचार का बहुत ज्यादा वहां पर क्या रखा जाता था? ध्यान रखा जाता था। और अगर कोई भी व्यक्ति दरबार के शिष्टाचार का पालन नहीं करता, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, तो उसे क्या किया जाता था? दंडित किया जाता था। इतने कड़े जो है दरबार के क्या होते थे? नियम होते थे। उन्हीं नियमों में एक नियम था अभिवादन का। हर दरबारी को राजा को अपना अभिवादन क्या करना होता था? प्रकट करना होता था। उसके भी कई नियम थे। एक नियम तो ये था कि राजा जो है झुक करके क्या कर देता था? सलाम कर देता था। व्यक्ति जो आता था वो राजा के सामने क्या करता था? झुक करके सलाम कर देता था।
और राजा उसके सलाम को क्या कर लेता था, स्वीकार कर लेता था। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बड़ा होता था वो व्यक्ति तो खाली झुक करके सलाम करता था, लेकिन दरबार में जिन व्यक्तियों का स्थान थोड़ा सा निम्न होता था उन लोगों को अपने आत्मनिवेदन के लिए क्या करना पड़ता था, दंडवत लेटना पड़ता था, जिसको बोला जाता था सिजदा। कई बार हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, सिजदा में सर झुक गए, तो दंडवत जो है लेटना पड़ता था। और शाहजहां के दरबार के अंदर सिजदे की जगह आ गया था 4 तस्लीम और जमी बोसी। क्या आ गया था, 4 तस्लीम व जमी बोसी, यानी कि जमीन को चूमना। और 4 तस्लीम में क्या होता था कि सबसे पहले जो व्यक्ति होता था 4 तस्लीम में, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। व्यक्ति को क्या करना होगा, अपने दाएं हाथ को जमीन पर रखेगा। पहले दाएं हाथ को क्या रखेगा, जमीन पर रखने से शुरू होगा। इसमें जो तहलथी होती है वो ऊपर की ओर होती है, जो हमारी हथेली होती है उसको कहाँ करेगा, वो ऊपर की ओर होती है। इसके बाद हाथ को वो धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर उठाएगा और अपनी उस हथेली को क्या रख लेगा, सर पे रख लेगा। दाएं हाथ को क्या रखेगा, जमीन के ऊपर उल्टा रखेगा और उसकी जो हथेली है वो क्या होगी, ऊपर होगी। और फिर धीरे धीरे वो उस हाथ को उठा करके कहाँ पर रख लेगा, अपने सिर पर। और ऐसा उसको कितनी बार करना पड़ेगा, 4 बार। जो हथेली सिर पर रखता था इस काम को क्या बोला जाता था, तस्लीम। और ये करना कितनी बार पड़ता था, 4 बार, इसलिए इसको क्या बोला गया था, 4 तस्लीम। तो ये नियम थे दरबार के अंदर। उसके बाद में दरबार के अंदर जो भी राजदूत आते थे उनको भी राजा के सामने जो है क्या करना होता था, झुक करके सलाम करना होता था, या जमीन को क्या करना होता था, चूमना होता था। या फिर एक फारसी का रिवाज था, इसके मुताबिक दोनों हाथ छाती के सामने जोड़ लेने पड़ते थे, उससे भी वो अभिवादन स्वीकार करता था। लेकिन एक हैरत अंगेज जो है वाकया हुआ दरबार में, जब अंग्रेज दूत थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। जेम्स प्रथम जब राजा था इंग्लैंड का, तो उसने अपना एक दरबारी भेजा था, सर थॉमस रो, जो जहांगीर के दरबार में कहाँ पर आया था, भारत आया था। उसने केवल उनको झुक करके सलाम किया और उसके बाद में बैठने के लिए क्या मांग ली, कुर्सी मांग ली। तो इससे सारे के सारे जो दरबारी है वो अचंभित हो गए। उसके बाद में सूर्य उदय जब होता था, राजा के जो दिन की शुरुआत होती थी वो कैसे होती थी, जब सूर्य उदय होता था तो सबसे पहले राजा क्या करता था, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करता था। अपने पूजा घर में जाता था, वहां पर क्या करता था, धार्मिक प्रार्थना करता था। धार्मिक प्रार्थना के बाद अपने महल के बाहर उसका एक छज्जा होता था, वो उस पर आ जाता था। किस पे आ जाता था, छज्जे पे आ जाता था और पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा हो जाता था। और जनता अपने राजा का क्या कर लेती थी, दर्शन कर लेती थी। उस छज्जे के ऊपर एक झरोखा होता था जिससे राजा उन्हें स्पष्ट दिखाई दे जाता था और वहां से दर्शन करके जनता अपने काम पर चली जाती थी। इस प्रथा को बोला जाता था झरोखा दर्शन। क्या बोला जाता था, झरोखा दर्शन। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, झरोखा दर्शन किसे कहते हैं, या फिर ये किसने शुरू किया, तो किसने शुरू किया था, अकबर ने। नीचे हर वर्ग के लोग होते थे, सैनिक भी नीचे होता था राजा को देखने के लिए, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बीमार बच्चों के साथ औरतें भी बादशाह की सुबह झलक पाने के लिए वहां पर इकट्ठी हो जाती थी। तो उसके बाद में अकबर ने झरोखा दर्शन इसलिए शुरू किया था ताकि जनता के अंदर उसकी सत्ता का क्या रहे, दबाव रहे। उसकी शाही सत्ता को जनता क्या करती रहे, स्वीकार करती रहे। उसके बाद में राजा कहाँ आ जाता था, महल में आ जाता था। और वहां पर झरोखा दर्शन में 1 घंटा समय बिताने के बाद सरकारी जो काम होते थे उनके संचालन के लिए वो कहाँ आ जाता था, महल में आ जाता था। और उस महल के अंदर एक सदन होता था जिसको बोला जाता था दीवाने आम। जब आप दिल्ली के लाल किले में जाएंगे तो वहां पर 2 भवन है, दीवाने आम और दीवाने खास। नाम से ही आपको पता चलता है, आम का मतलब आम लोगों के लिए और खास का मतलब खास लोगों के लिए। खास का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए। तो जो दीवाने आम है उसके अंदर जितने भी राज्य के अधिकारी होते थे वो प्रतिदिन की जो उनकी रिपोर्ट होती थी वो पेश कर देते थे। और उसके बाद में राजा कहाँ चला जाता था, दीवाने खास में। वहां पर वो किसके साथ बात करता था, खास। खास का मतलब मंत्रियों के साथ। यहाँ पर उसके जो महत्वपूर्ण मंत्री होते थे, जो उनके गुप्तचर होते थे,
उन गुप्तचरों से और उन मंत्रियों से बात करता था, या जो राजस्व के जो अधिकारी होते थे उनसे वित्तीय सलाह लेता था। उसके बाद में या कोई महत्वपूर्ण जो इमारत बनाई जा रही थी उसके नक्शे को चेक करता था। तो ये महत्वपूर्ण उसके कार्य थे। इसके अलावा कुछ विशिष्ट अवसर भी होते थे राज दरबार के अंदर, जिसमें सिंहासन रोहण की वर्षगांठ आ जाती थी। जिस साल राजा ने जो है पद ग्रहण किया होता था उसकी जो तिथि आ जाती थी उस दिन, या फिर ईद के दिन, या फिर होली जैसे जो त्यौहार आते थे, उन विशिष्ट अवसर जब होते थे तो दरबार का माहौल चेंज हो जाता था। क्योंकि दरबार की जो दीवारें होती थी उनके ऊपर रंग बिरंगे बंधनवार लटका दिए जाते थे, सुगंधित मोमबत्तियां वहां पर रख दी जाती थी। और ऐसे महत्वपूर्ण काम साल में 3 बार होते थे, एक तो सूर्य वर्ष में और एक चंद्र वर्ष के अनुसार। शासक का क्या मनाया जाता था? जन्मदिन। उसके बाद जो है वसंत जब आती थी तो फारसी नववर्ष आता था, क्योंकि फारसी इनकी भाषा थी, तो उस फारसी नववर्ष को भी जो है बहुत धूमधाम से बनाया जाता था। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण जो त्यौहार था वो था नौरोज। नौरोज का त्यौहार जो है बहुत महत्वपूर्ण था और यहाँ मनाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर दरबार की जो भव्यता है वो विवाह के समय भी देखी जा सकती है। किसके समय देखी जा सकती है? विवाह के समय। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं ये दारा सिकों के विवाह का दृश्य है, जहाँ पर महिलाएं नृत्य करती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये देखेंगे आप, ये दरबार जो है शाही दरबार का जो है दृश्य है, यहाँ पर आपको दिखाई दिया जा रहा है इस चित्र के माध्यम से। इसके अलावा जो शाही जो परिवार होते थे, जब उनके अंदर शादियाँ की जाती थी बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता था। तो यहाँ एक शादी का वर्णन है, दारा सिकों और उसकी जो पत्नी थी नादिरा, उसके बीच जो विवाह हुआ था उस विवाह के ऊपर 32 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने लाख रुपए खर्च हुए थे? 32। इसमें से जो 6 लाख रुपए थे वो तो शाही कोष से राजा ने खर्च किए थे। इसके अलावा 16 लाख रुपए जो जहांरा, जो शाहजहां की जो बेटी थी जहांरा, उसने यहाँ पर जो है यूटिलाइज किए थे। उसने अपने रुपए जो है मनसब मिले होते थे। राजा जो है अपनी जो बेटियां होती थी उनको मनसब प्रदान कर देता था, जहां से उनको क्या होती थी? आय होती थी। तो बादशाहनामा के अंदर जो है हमें इस प्रकार की सारी गतिविधियों का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास पदवियां, उपहार और भेंट। पदवी क्या होती थी? राजा जो होता था अपने दरबार के अंदर बैठने वाले व्यक्तियों को पदवी देता था, जिनसे उनका स्थान भी निर्धारित होता था। और इन पदवियों की जो घोषणा राजा क्या करता था? खुद भी ग्रहण करता था बहुत बार। मैंने आपको बताया है कि आलमगीर, ये उपाधि किसने धारण की थी? औरंगजेब ने। तो राजा स्वयं भी उपाधियां क्या करते थे? धारण करते थे, और अपने जो अभिजात वर्ग के लोग होते थे उनको भी उपाधियां देते थे। जैसे कि मिर्जा की उपाधि है, ये दी गई थी भारत के अंदर। आसफ की उपाधि जो है दी गई थी भारत के अंदर मुगलों के द्वारा। बहुत सी उपाधियां जो है दी गई थी। अमीर की उपाधि दी गई थी। लोग अपना नाम बदलने के लिए भी जो है पदवियां जो हैं धारण करते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदवियों की। तो पदवियां जो है वो मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था और ये योग्य व्यक्तियों को दी जाती थी। और दरबारी जो पदानुक्रम था उसमें व्यक्ति की उन्नति जो होती थी वो भी इसी के द्वारा होती थी, पदवियों से ही। तो उच्चतम जो मंत्री होते थे, जो सबसे अच्छे मंत्री होते थे, उनको किसकी पदवी दी जाती थी? आसफ खां की। प्रश्न आ जाता है ये कई बार, किसकी पदवी दी जाती थी? आसफ खां की पदवी दी जाती थी। इसके अलावा भी जो है औरंगजेब ने अपने 2 महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति थे, जय सिंह और जसवंत, उन दोनों को जो है मिर्जा राजा की उपाधि दी। किसकी राजा की उपाधि दी? मिर्जा राजा की उपाधि दी। इसके अलावा जो उपाधि होती थी या पदवी होती थी वो 2 प्रकार की होती थी। एक तो होती थी अर्जित, क्या करना? अर्जित करना। और दूसरी होती थी खरीदना। अर्जित का मतलब व्यक्ति अपने कौशल से खरीदता था उसको, अपनी योग्यता से। जैसे कि अभी हमने आपको बताया जयसिंह और जसवंत सिंह ने अपनी योग्यता से जो है मिर्जा राजा की उपाधि हासिल की थी। खरीदना क्या होता था? कोई भी व्यक्ति अगर अपने नाम को बदलना चाहता, जैसे कि एक व्यक्ति का नाम था मीर खां और उसने अपना नाम अमीर खां करना था, तो वो जो ए शब्द जो लगवाया गया था उसके लिए उसने औरंगजेब को 1 लाख रुपए दिए। तो इससे यह पता चलता है कि 2 प्रकार की पदवियां थी। राजा एक तो अर्जित की जाती थी राजा से, और दूसरी क्या थी? राजा से खरीदी जाती थी। उसके अलावा सम्मान के लिए एक दूसरा तरीका भी था, खिल्लत। खिल्लत का मतलब होता था जामा, यानी कि राजा जिस वस्त्र को एक बार पहन लेता था उसे जो है सम्मान के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता था, और वो व्यक्ति
बड़े हर्ष से उस सामा या उस जामे को क्या करता था, पहनता था। यह बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक मानते थे लोग। और इस जामे के अंदर 3 भाग होते थे। कितने भाग होते थे? 3 भाग होते थे, जिसको क्या बोला जाता था, सरप्पा, यानी कि सर से पांव तक, सर से पांव तक होता था। अब सर पे क्या पहनते हैं हम? पगड़ी, ठीक है, और पटका और जामा, जो शरीर के ऊपर क्या किया जाता है, पहना जाता है। इस सरप्पे में ये 3 चीज क्या होती थी, शामिल होती थी। कई बार राजा क्या होता था, रत्न जड़ित जो है आभूषण भी दे देता था, जब बहुत ज्यादा क्या हो जाता था, प्रसिद्ध हो जाता था। और कोई भी दरबारी बादशाह के पास जब आ जाता था तो वो खाली हाथ नहीं जाता था। कोई भी दरबारी जो होता था, अगर वो बादशाह से मिलने के लिए जाता था तो वो क्या लेके जाता था, भेंट लेके जाता था। यह ध्यान देने वाली बात है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं और उसे कोई भी वस्तु प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाती है, भेंट कहलाती है। तो या तो वो थोड़ा बहुत पैसा लेके जाता था तो उसे नजराना कहते थे, या फिर क्या करता था, वो बहुत मोटी रकम भी राजा को क्या कर देता था, दे करके आता था। और जो राजनयिक जो लोग आते थे, जो राजदूत आते थे, उनको भी जो है उपहारों से सम्मान दिया जाता था। ये उनके आदर का क्या था, प्रतीक था। क्योंकि जो राजदूत होते थे वो प्रतिद्वंदी राजनीतिक शक्तियों के बीच में क्या करते थे, संधि करते थे, या संबंधों के जरिए समझौता करवाने का भी क्या करते थे, काम करते थे। सर टॉमस रो को बहुत निराशा हुई थी। कब हुई थी सर टॉमस रो को निराशा? जब उसने आसफ खां को जो अंगूठी भेंट की थी वो उसे इसलिए वापस कर दी, क्या कितने रुपए की थी, मात्र वो 400 रुपए की। यानी कि वहां पर 400 रुपए के उपहार की कोई भी अहमियत नहीं होती थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो अब हम जानेंगे शाही परिवार क्या था। तो शाही परिवार जहां रहता था उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता था जिसे क्या बोला जाता था, हरम बोला जाता था। मुगलों की जो दुनिया थी जिसके अंदर उनकी महिलाएं रहती थीं, उनकी पत्नियां, उनकी बेगमें जो रहती थी, उस स्थान को हरम कहते थे। और हरम जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। और इसका अर्थ होता है पवित्र स्थान। यानी कि जो शाही परिवार है वो जहां पर रहता था, जिसको हरम कहा जाता था, वो वास्तव में क्या होता था, एक पवित्र स्थान होता था। जहां पर कौन रहता था? बादशाह की पत्नी, उसकी उपपत्नियां, उसके नज़दीकी और दूर के रिश्तेदार, उसकी माता, सौतेली माता, उपमाता, बहन, पुत्री, उनकी बहू, उनकी चाची, मौसी, उनके बच्चे, महिला की जो पारिवारिक जो महिलाएं होती हैं वो, और जो गुलाम जो उनकी सेवा में लगे होते थे, वो सारे के सारे वहाँ पर होते थे। और मुगलों ने जो है राजपूतों के साथ भी अपने जो है संबंध क्या किए थे, बनाए थे। क्योंकि अकबर को पता था कि जब तक वो राजपूतों के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं रखेगा, उसे भारत के ऊपर शासन करना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि वो सारी जिंदगी महाराणा प्रताप को अपने कदमों में नहीं झुका पाया। इसलिए विवाह के अंदर जो है पुत्री को क्या दिया जाता था, दहेज दिया जाता था। तो जो महिलाएं जितना ज्यादा दहेज लेकर के आती थीं, मुगल शाही परिवार में उसका सम्मान उतना ही किया जाता था। मुगल परिवार के अंदर उसका सम्मान उतना ही ज्यादा क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। और शासक जो वर्ग के लोग होते थे वो विभिन्न वर्गों के बीच में विवाह करते थे। और इसी के कारण जो है उनके संबंध जो है वो दूसरे राजाओं के साथ क्या होते थे, अच्छे होते थे। और इसी विवाह के कारण जो है वो लंबे समय तक जो है अपने साम्राज्य को दूसरे साम्राज्य के साथ क्या कर लेते थे, वफादारी भी तय कर लेते थे। तो मुगल परिवार के जो शाही परिवार के अंदर आने वाली जो महिलाएं थी उसमें सबसे ऊंचा स्थान किसका होता था? बेगमों का होता था। किसका होता था? बेगमों का। ये कौन होती थी? जो राजाओं की पुत्रियां होती थी, जिनका विवाह राजाओं से या राजाओं के बेटों से होता था। दूसरी जो इनसे कमतर होती थी उनको क्या बोला जाता था? अगहा। क्या बोला जाता था? अगहा। इनका जन्म क्या होता था? कुलीन परिवार में नहीं होता था, इसलिए इन दोनों में क्या रहता था? अंतर। तीसरी होती थी जो सबसे निम्न दर्जे की होती थी, उनको बोला जाता था अगाचा महिलाएं। तो इन अगाचाओं को जो है स्वाभाविक रूप से जो है बहुत कम क्या मिलता था? सम्मान मिलता था। और जो महिलाएं दहेज के अंदर बहुत अच्छा नगद या बहुमूल्य वस्तुएं लेकर के आती थी, उन बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप में क्या मिलता था? अगहा। अगहा स्त्रियों से ज्यादा क्या मिलता था? सम्मान मिलता था। और जो उपपत्नियां होती थी उनकी स्थिति क्या होती थी? सबसे निम्न। उनको क्या बोला जाता था? अगाचा। ये तो होती थी उपपत्नी। ये किसकी होती थी? शाही परिवारों की बेटियां होती थी। और अगाहा
जो होती थी वो दहेज लाने वाली होती थी, जो बहुत ज़्यादा दहेज लेकर के आई हुई होती थी। इन तीनों के माध्यम से आप इनको समझ सकते हैं। उसके बाद में वंश आधारित जो ढांचा है वो पूर्ण रूप से स्थायी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से भी अगर 4 पत्नियां न हो तो अगाह और अगाचा भी जो है किसकी स्थिति में जा सकती थी? बेगम की स्थिति में जा सकती थी। किसकी स्थिति में जा सकती थी? बेगम। जैसे कि मैंने आपको मेहरुनिसा के बारे में बताया, वो एक विधवा महिला थी जिसके साथ जहांगीर ने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। और उसके बाद में जब जरोखा दर्शन पे जहांगीर जाता था तो उसके साथ जाती थी सुबह। महिलाओं की जो स्थिति है वो मुगल दरबार के अंदर नूरजहां के आने से क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। उसके बाद तो जहां आरा को सूरत की बंदरगाह से क्या मिलता था? राजस्व प्राप्त होता था। इनको मनसबदारी व्यवस्था भी क्या हो गई थी? शामिल हो गई थी। और इसके अलावा जो है इनके अंदर पत्नियों के अलावा महिला और पुरुष गुलाम भी होते थे। और जो गुलाम होते थे वो परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में उनके रक्षक भी होते थे, उनके नौकर भी होते थे, और व्यापार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं के वो एजेंट भी होते थे। तो नूरजहां के बाद, अभी मैंने आपको बताया थे, देखिए कि नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू किया। और उसके अंदर अभी मैंने आपको नाम बताया था कि शाहजहां की जो पुत्री थी जहां आरा और रोशन आरा, उनको ऊंचे मनसबदार जो है मनसबदारी व्यवस्था दी गई थी। इसके अलावा जहां आरा को तो सूरत की बंदरगाह नगर से विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद जो केंद्र था उससे क्या प्राप्त होता था? राजस्व भी मिलता था। तो संसाधनों पर नियंत्रण रखने में मुगल परिवार की जो स्त्रियां होती थी वो इमारतों और बागों के निर्माण का भी अधिकार था उनको। तो हमने ये देखा है कि जहां आरा ने शाहजहां की जो नई राजधानी थी शाहजहानाबाद, उसमें कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। आंगन बाग के साथ एक 2 मंजिला कारवांसराय और शाहजहानाबाद का हृदय स्थल चांदनी चौक की जो रूपरेखा है वो भी किसने तैयार की थी? जहां आरा ने। इसके अलावा गुलबदन बेगम जो हुमायूं की सौतेली बहन थी, कई बार ये प्रश्न आ जाता है, उसने एक ग्रंथ लिखा था हुमायूं नामा। कौन सा ग्रंथ लिखा था? हुमायूं नामा। ये बहुत बार आ जाता है कि हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? तो कौन थी? गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी, लेकिन ये उसकी सौतेली बहन थी। तो अकबर ने जब अबुल फजल के से अकबरनामा लिखवा रहा था तो गुलबदन बेगम जो है फारसी का बहुत अच्छा ज्ञान रखती थी। तब उसने आग्रह किया था, रिश्ते में वो उनकी चाची लगती थी, कि आप जो है हुमायूं के बारे में भी कुछ लिखें। तो उसकी चाची ने हुमायूं और उसके भाइयों के बीच में जो राज सिंहासन का झगड़ा हुआ था उसके बारे में लिखा, और किस प्रकार राज सिंहासन के लिए या राज परिवारों में जो झगड़ा होता था उनको महिलाएं कैसे निपटाती थी, इन सभी के बारे में किसमें लिखा गया था? हुमायूं नामा में लिखा गया था। इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई बार हुमायूं नामा पर नोट लिखना आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास शाही नौकरशाही। ये वो चीज है महत्वपूर्ण जिसके तहत राजा संपूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण रखता था। शाही नौकरशाही, इसके जरिए ही सबसे ज्यादा नियंत्रण कौन रख पाता था? राजा रख पाता था। किसके ऊपर रख पाता था? जनता के ऊपर। तो उसके लिए भर्ती की जो प्रक्रिया और पद क्या होते थे उसके बारे में हम क्या करेंगे? जानेंगे। तो जो मुगल इतिहासकार है जो अकबरनामा, उसी से हम ये सारी की सारी जानकारियां क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। तो उसमें एक ऐसी कल्पना थी जिसमें क्या था? क्रिया और सत्ता लगभग पूरी तरीके से किसके नियंत्रण में होता था? बादशाह में, पूरा का पूरा। और जो शेष राज्य होता था वो बादशाह के आदेशों का क्या करते थे? पालना करते थे। जो मुगल राज्य तंत्र है उसके बारे में इतिहासों से जो हमें जानकारी मिलती है, अगर हम उनको ध्यान से देखें तो हमें उन तरीकों को अच्छे से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। और शाही जो संगठन है वो प्रभावशाली ढंग से क्या करता था? काम करने में सक्षम था। और मुगल राज्य के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण स्तंभ था वो अधिकारियों का एक दल था, और जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से, मैंने आपको बार बार बताया जब से ये पाठ स्टार्ट हुआ है, उसको क्या बोला जाता था? अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग ये अधिकारियों का एक क्या होता था? समूह होता था, जो राजा को, अधिकारियों का क्या होता था? ये समूह होता था जो राजा को क्या करता था? प्रशासन को चलाने में और उसके कानूनों को लोगों पर लागू करने में क्या देता था? सहमति देता था। और इस अभिजात वर्ग में सभी जातियों के लोग होते थे। किसी भी एक जाति के लोगों को वर्चस्व नहीं था, क्योंकि राजा को पता था अगर एक जाति को ज्यादा वर्चस्व दे दिया तो वो कभी भी उसकी सत्ता के खिलाफ क्या कर सकते हैं? विरोध कर सकते हैं, या उसकी सत्ता को क्या कर सकते हैं? चुनौती दे सकते हैं। तो मुगलों का जो अधिकारी वर्ग था वो एक गुलदस्ते के रूप में था,
जो वफादारी के साथ उस गुलदस्ते के अंदर एक दूसरे से गुथे हुए थे। वफादारी की जो रस्सी थी वो उस गुलदस्ते के अंदर वो अलग अलग फूलों को क्या थी, बांधे हुए थी। और ये अभिजात जो वर्ग होते थे ये अकबर की शाही सेवा में क्या थे, उपस्थित थे। इसमें महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो तुरानी और क्या थे, ईरानी थे। उसके बाद में भी बहुत से लोग, भारतीय लोग, राजपूत भी जो उसके अंदर शामिल हो गए थे। जो महत्वपूर्ण जो है शासकीय वर्ग हम देखेंगे 1560 के बाद, उन दो वर्गों में नाम आता है, किस किस का आता है। एक तो आता है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, राजपूत शामिल हो गए थे, और दूसरे भारतीय मुसलमान जो भारत में रहने वाले थे। इन लोगों ने भी शाही सेना में क्या कर लिया था, शाही सेवा में प्रवेश कर लिया था। उन राजपूतों के अंदर सबसे पहला जो नाम आता है, अकबर की जो पत्नी थी जोधाबाई, उसका पिताजी का नाम आता है, जिसका नाम क्या था, भारमल कछवाहा। अंबेर का शासक था, ये कई बार आ जाता है कि जोधाबाई का जो पिता थे, या फिर जोधाबाई जो थी वो किसके राजा या कहाँ के राजा की बेटी थी, तो अंबेर के राजा भारमल कछवाहा की जो है बेटी थी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था, अकबर के साथ। उसके बाद में हिंदू भी, जिसके अंदर खत्री जाति का वित्त मंत्री था अकबर का, टोडरमल, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, जो टोडरमल, जो आईने अकबरी के अंदर राजस्व के स्रोतों का विस्तार पूर्वक जो वर्णन किया गया था वो सारा किसने बताया था, टोडरमल ने बताया था। इसके अलावा ईरानी, और वो ईरानी जो हैं जहांगीर के शासनकाल में दरबार में सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी मेहरुनिसा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसका नाम जो है बाद में नूरजहाँ के नाम से मशहूर हुई थी, वो खुद ईरानी थी। और जहांगीर के ऊपर नूरजहाँ का बहुत ज़्यादा क्या था, प्रभाव था। और उसके बाद में मराठे, औरंगजेब के शासनकाल के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदू सरदार होते थे। बहुत बार प्रश्न आ जाता है ये कि किस राजा के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सरदार होते थे, तो वो किसके शासनकाल में होते थे, औरंगजेब के शासनकाल में होते थे। उसके बाद में हमारे पास एक नई जो व्यवस्था यहाँ पर जन्म लेती है वो होती है मनसबदारी। मनसबदारी यानी कि ये जितने भी शाही सेवा में काम करने वाले जो लोग होते थे, इनको क्या दिया जाता था, मनसब दिया जाता था। और ये अरबी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है पदवी धारण करना। तो जो मनसब किसी भी व्यक्ति को मिलता था, तो एक व्यक्ति को दो चीज मिलती थी। कितने पद मिलते थे मनसबदारी में? दो। इनको समझने का प्रयत्न करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो होता था जात, और दूसरा होता था सवार। और ये तीन प्रकार के थे, उच्च, मध्य, निम्न। उच्च, मध्य और निम्न। जात का मतलब था पद व वेतन, कि उच्च पद है, मध्यम पद है, निम्न है, और दूसरा वेतन, कि उसको वेतन कितना मिलता है। मान लो किसी भी व्यक्ति का जात था 5000, इसका मतलब उस व्यक्ति को वेतन कितना मिल रहा है, 5000। और 5000 जिस व्यक्ति को वेतन मिलता है उसका पद क्या होता था, उच्च होता था। सवार का मतलब होता था जिस व्यक्ति को 5000 का जात पद मिला होता था, उसको जो है कितने घोड़े रखने होंगे, तो कितने रखने होंगे, जितना उसको वेतन मिलता था उतने, तो कितने हो गए, 5000। यानी इस व्यक्ति के पास घुड़सवार कितने होते थे, 5000 होते थे। ये तो हो गया समान वेतन और समान सवार, मतलब जिस व्यक्ति का जात और सवार दोनों समान होते थे उसका पद क्या होता था, ऊंचा होता था। उसके बाद में दूसरा जो एग्जाम्पल था, मान लो किसी का जात तो है 5000, लेकिन घोड़े कितने रख सकता है वो, 3000, या कितने रख सकता है, 2500 मान लीजिए। तो यानी कि जिसका जात जो पद होता था वो सवार के पद से क्या होता था, दुना। ये मध्यम दर्जे में आते थे। और जिस व्यक्ति का जात पद 5000 था और उसे कितने घोड़े रखने का अधिकार था, या मैं लिख रहा हूं 2000, तो वो व्यक्ति किसमें शामिल होता था, निम्न वाले में। क्योंकि घुड़सवार वही व्यक्ति रख पाता था, सेना वही व्यक्ति ज्यादा रख पाता था जो राजा का सबसे विश्वास पात्र था।
तो 5,000 या इससे अधिक के जो मनसबदार थे या 10,000 के जो मनसबदार थे वो केवल राजा के विश्वास पात्र व्यक्तियों को ही दिए जाते थे जो शाही परिवार से क्या थे, संबंध रखते थे। और जिस व्यक्ति को 1,000 से ऊपर का अगर मनसब मिला होता था उन व्यक्तियों को क्या बोला जाता था, उमरा बोला जाता था। ये उनका पद था। उन व्यक्तियों को क्या बोला जाता था, उमरा बोला जाता था। उसके बाद में ये जो मनसबदार होते थे इनके पास जो अपनी सेना होती थी, जो इनकी घुड़सवार होती थी, ये लोग अपनी सेनाओं के साथ सैन्य अभियानों में, जब राजा युद्ध के मैदान में जाता था तो ये लोग अपनी सेना लेकर के राजा की सेना के साथ आगे की जो सेना होती थी उसके ऊपर युद्ध करते थे। तो ये जो मनसबदार होते थे ये सैन्य कमांडरों की क्या करते थे, भर्ती करते थे, उनको हथियार चलाने की क्या देते थे, प्रशिक्षण देते थे। इसके अलावा निम्न ओहदों को अगर हम छोड़ दें, जो छोटे छोटे ओहदे उनको छोड़ दें, तो महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं वो कौन करता था, बादशाह स्वयं करता था। पदवियां देना, किसी भी अधिकारी की नियुक्ति के अंदर बदलाव करना, उसका पुनर्निरीक्षण करना, ये सारे के सारे काम कौन करता था, राजा स्वयं करता था। और अभिजात वर्ग के जो सदस्य होते थे वो बहुत महत्वपूर्ण होते थे। क्यों होते थे? एक तो वो शाही सेवा में शक्ति का उपयोग करते थे, धन का उपयोग करते थे, और उच्चतम उनको क्या करती थी, प्रतिष्ठा प्रदान होती थी। इसलिए हर व्यक्ति जो है वो अभिजात वर्ग में शामिल होना चाहता था। इसके लिए वो एक व्यक्ति के माध्यम से राजा को क्या देता था, अर्जी देता था। कोई भी व्यक्ति यदि अभिजात वर्ग में शामिल होता था तो उसे एक तजवीज़, जिसको क्या बोला जाता था, प्रार्थना पत्र, एक याचिका किसके सामने प्रस्तुत की जाती थी, राजा के सामने। और वो किसको दी जाती थी, मीर बख्शी को दी जाती थी। किसको दी जाती थी, मीर बख्शी को। ये सबसे उच्चतम वेतनदाता था, सबसे ज्यादा वेतन इसको मिलता था। वेतन सबसे ज्यादा, मुगल जो अभिजात वर्ग थे उसमें सबसे ज्यादा वेतन किसको मिलता था, मीर बख्शी को। और ये जब दरबार लगता था तो ये राजा के साथ खड़ा होता था उसके दाएं भाग में। और जितनी भी अर्जियां आती थी वो सारी की सारी किसको देता था, वो राजा को। मीर बख्शी के कार्यालय की अपनी अलग से मोहर होती थी और राजा की मोहर क्या होती थी, अलग होती थी। इसके अलावा 2 नंबर का जो व्यक्ति आता था वो आता था, महत्वपूर्ण मंत्री था, दीवान ए आला। यानी कि ये राजस्व से संबंधित जितने भी काम होते थे, इसको वित्त मंत्री बोला जाता था। धन से संबंधित जितने भी काम थे वो सारे ये करता था। उसके बाद में जो तीसरा जो महत्वपूर्ण जो आदमी आता था वो होता था सदर उस सुदूर। ये होता था अनुदान मंत्री। कौन सा होता था, अनुदान मंत्री, जो लोगों को क्या देता था, पैसे देता था, बांटता था। जितना भी काम, खजाने से जितना भी खर्च होता था उसका अनुदान जो दिया जाता था उसका ब्यौरा रखता था। उसके अलावा ये जो तीनों मंत्री होते थे कई बार जो है इकट्ठे होकर के सलाहकार निकाय के रूप में भी काम करते थे, लेकिन इन तीनों के जो विभाग थे वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या थे, स्वतंत्र होते थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो है दल होता था जिसको बोला जाता था तैनात ए रकाब। कई बार आ जाता है प्रश्न कि तैनात ए रकाब से आप क्या समझते हैं, तो ये अभिजातों का वो वर्ग था जो शाही घराने की रक्षा करता था। जैसे कि आजकल हम Z+ सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं, तो ये Z+ सिक्योरिटी होती थी उस समय राजाओं की, इनका काम था। और युद्ध के समय में ये जो है युद्ध लड़ने के लिए भी जाते थे। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है सूचना और साम्राज्य। कि इतने बड़े साम्राज्य के अंदर सूचनाएं कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। तो जो व्यक्ति राजा के दाएं ओर खड़ा होता था जिसका नाम था मीर बख्शी, राजा जब कोई भी आदेश पारित करता था तो सबसे पहले लेखकों से उसको लिखवाया जाता था। क्या किया जाता था, लेखकों से उसको लिखवाया जाता था। उसके बाद में वो सारी चीजें, जो शाही जो आदेश होते थे उनके आलेख तैयार किए जाते थे।
फिर दरबार की जो बैठकें होती थी उसकी तिथि का निर्धारण किया जाता था। इसके अलावा उच्च दरबार से समाचार लाने के लिए अखबाराते दरबार की नियुक्ति भी की जाती थी। और अखबारात के अंदर हर तरह की क्या होती थी, सूचनाएं होती थी, जैसे कि दरबार के अंदर उपस्थित उसके पद पदवियों का दान, राजनीतिक जो शिष्टमंडल आए हैं वो, उनके द्वारा ग्रहण किए गए उपहार, या किसी अधिकारी के स्वास्थ्य के विषय में बादशाह के द्वारा की गई पूछताछ। राजाओं और अभिजात के जो सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन के इतिहास लिखने में ये सूचनाएं बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है हमारे पास सबसे ज़्यादा। और जो समाचार वृत्तांत होते हैं और जो महत्वपूर्ण शासकीय जो दस्तावेज होते थे वो किसके माध्यम से आते थे, डाक के माध्यम से। किसके माध्यम से आते थे, डाक के माध्यम से आते थे। और डाकिये जिनको क्या बोला जाता था, पथमार बोला जाता था, या इनको क्या बोला जाता, हरकारा बोला जाता था। ये हरकारा क्या करते थे, कागजों को लेकर के और बांस के जो डिब्बे होते थे उसमें लपेट करके दिन रात दौड़ते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे स्थान पर। एक हरकारा दूसरे तक पहुंचाता था, दूसरा हरकारा तीसरे तक। तो ये संदेश वाहक अपने जो टिप्पणियां होती थी वो अपने स्वामी तक भेज देते थे। स्वामियों के जो आदेश होते थे वो कहाँ तक भेज दिए जाते थे, नीचे तक। और इस प्रकार जो पूरा जो साम्राज्य था वो आकर्षक रूप से एक तीव्र सूचना तंत्र से क्या हो गया था, जुड़ा हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।